हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 28 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलआर सर्किट कि भाई एलआर सर्किट के ऊपर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। एलआर सर्किट का मतलब क्या हुआ? एल का मतलब इंडक्टर और आर का मतलब रजिस्टर। तो इंडक्टर और रजिस्टर से मिली हुई सर्किट के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। भैया लेक्चर नंबर 26 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 26 में हमने जो है थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था, यानी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कवर किए थे एलआर सर्किट के और बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले डिराइव करे थे। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर नंबर 27 लाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, जहां पर हम लोगों ने ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे एलआर सर्किट के। और यहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे एलआर सर्किट के ऊपर। तो भैया जो लोग लेक्चर नंबर 26 और लेक्चर नंबर 27 नहीं देखे होंगे उनको यहां पर दिक्कत होगी, और तो देख कर आओ वहां पर वो लेक्चर्स, नहीं तो यहां पर भी हम लोग समझाएंगे ऐसा कि समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एलआर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास जो है यहां पर बढ़िया से एक सर्किट बना के दी गई है और इस सर्किट में एक रजिस्टर है। इस सर्किट में एक बेटा रजिस्टर है और फिर हम यहां पर आए और फिर से हमको एक रजिस्टर मिला यहां पर, ठीक है। फिर हम यहां से ऐसे आएंगे, जुम 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 जुम, ठीक है। ऐसे हम यहां पर आएंगे और फिर से हमें यहां पर एक रजिस्टर मिला हुआ है और यहां पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहां से एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। और फिर हम यहां पर ऐसे आएंगे, जुम जुम जुम, यहां पर ऐसे आएंगे ऐसे। ये रही हमारी बैटरी, कितनी? 10 वोल्ट की, ठीक है। अब इतना दिन से पढ़ रहा हूं बैटरी, तो पता चल गया क्या होता है भाई। पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है क्या, और क्या? जो लंबी वाली है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटी वाली निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इतना तो समझ में आने लगा है अब आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारी हो गई पॉजिटिव टर्मिनल। यहां से ऐसे बना लो, ऐसे ले आओ, ऐसे जूम, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये रही, हाँ, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, बढ़िया से एकदम, ठीक है। 10 वोल्ट की बैटरी लगी है और मान लेते हैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो 2 ओमेगा का है, ठीक है। भाई सबका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कनेक्टेड है वो 2 ओमेगा है और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है वो 3 ओमेगा है और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो 6 ओमेगा है। 2 3 6 और जो इंडक्टर कनेक्टेड है इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 2 हेनरी। हेनरी क्या है बेटा? हेनरी जो है इंडक्टर की यूनिट है, ठीक है। या फिर इंडक्टेंस बोल लो या इंडक्टर बोल लो, ठीक है। अब हमने कहा देखो भाई, हम यहाँ पर हमने एक सेल लगाया है, ठीक है। अब इस सेल से क्या होगा? करंट निकलेगा, हमको पता है। सेल के किस डायरेक्शन से करंट निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा यहाँ पर। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट भी इस तरफ से निकलता है, हमको पता है। तो यहां से कुछ करंट निकलेगा, ठीक है। यहां से कुछ करंट निकलेगा आई, फिर ये करंट यहां पर ऐसे जाएगा, फिर ये करंट यहां पर जाके बट जाएगा, क्योंकि कुछ करंट यहां ऐसे आ जाएगा और कुछ करंट यहां से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। यानी जो करंट यहां से निकला इसको मान लो I1, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ करंट ऐसे पास करता हुआ यहां से जाएगा, तो इस करंट को हम मान लेंगे बेटा I2। ये हमारा हो जाएगा करंट नंबर I2। तो इन्होंने हमसे सवाल में पूछा, अच्छा, और यहां पर मान लो हमने स्विच जो है क्लोज करी है जब हमारा टाइम 0 था। यहां पर हमने अपनी स्विच को क्लोज किया था जब हमारा टाइम 0 था। ऐसे हमारे, अच्छा, यहां पर हमने जो है स्विच को क्लोज किया है, ठीक है। यहां पर हमने अपने स्विच को क्लोज किया है। स्विच क्लोज कब? स्विच को हमने कब क्लोज किया? जब हमारा टाइम 0 था। जब हमारा टाइम 0 था तब हमने स्विच को क्लोज कर दिया है। तो इन्होंने हमसे कहा कि बताओ I1 और I2 की वैल्यू। इन्होंने हमसे कहा कि I1 की क्या वैल्यू होगी और I2 की क्या वैल्यू होगी दो कंडीशंस में, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा फाइंड, ठीक है बेटा, इन्होंने हमसे कहा फाइंड I1 एंड I2। कब? पहला कंडीशन क्या इन्होंने कहा? तब बताना है व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज्ड, यानी जब टाइम 0 था तब स्विच क्लोज थी, यानी जब टाइम 0 है तब पूछ रहे हैं कितनी करंट फ्लो होगी। इन्होंने हमसे कहा कि फाइंड I1 एंड I2
पहला कंडीशन कब है, जब स्विच क्लोज्ड है। तब बताओ I1 और I2 की क्या वैल्यू होगी, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, और एक और पार्ट आएगा, ठीक है, इस पार्ट को कर लेते हैं, तब दूसरा पार्ट भी हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अचीव करा देंगे, समझाएंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर नहीं देखे होगे तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए मैं समझाऊंगा। पहले इसको देखो। तो याद करो भाई, लेक्चर नंबर 26 में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, ये तो 28 है। वहां पर हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब टाइम जीरो हो, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, जब व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, तब I1 I2 की वैल्यू बताओ। तो एक चीज यहां पर ध्यान दो, जब स्विच क्लोज हुआ है, यहां पर जब यहां पर स्विच क्लोज हुआ है, जैसे ही स्विच क्लोज हुआ तब टाइम जीरो था। तो याद करो 26 लेक्चर में हमने पढ़ा था, जब टाइम जीरो होता है तब जो करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट में वो भी तो जीरो रहता है, ठीक है। या फिर यहां पर स्विच जस्ट क्लोज हुआ है, ठीक है, खट्टी वाला जीरो अच्छा हटाओ, समझो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो। अच्छा, जब टाइम जीरो होता है तो करंट जीरो होता है, लेकिन कब, जब सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड हो, समझो। देखो बेटा, अगर इस वाली सर्किट के लिए मतलब I2 अगर पता करना चाहो, चलो पहले I2 निकालते हैं। तो I2 कितना आएगा, I2 हमारे जीरो आ जाएगा। बोलो, पूछो क्यों। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 26 लेक्चर में, क्या पढ़ा था कि अगर सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है तो इनिशियल टाइम में, यानी जब टाइम जीरो था, जब स्विच क्लोज हुआ तब टाइम जीरो था, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब टाइम जीरो रहता है उस समय हमारा इंडक्टर करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देता, करंट को जीरो फेंक के कर देता है। यानी यहां इस सर्किट के लिए, ये जो हमारी सर्किट है, ये देखो, ये वाली सर्किट है, बनाओ जूम 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 जूम, फिर यहां से इंडक्टर, तो ये रहेगी इंडक्टर, ठीक है। अब इंडक्टर में अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहां पर इंडक्टर भी तो लगा है 2 हेनरी का, और यहां पर रेजिस्टेंस है 6 ओमेगा का। अब यहां पर एक इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू दिस इंडक्टर, ड्यू टू दिस इंडक्टर, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर, ड्यू टू दिस इंडक्टर द सर्किट विल बी ओपन सर्किट, जो हमारा सर्किट हो जाएगा, जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट बन जाएगा। इंडक्टर का काम क्या है, जब टाइम जीरो रहता है तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर सर्किट को क्या कर देता है, ओपन सर्किट बना देता है, सर्किट को खोल देता है। और जब सर्किट को खोल देगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ये हमने पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू दिस इंडक्टर, ठीक है, दिस ड्यू टू दिस इंडक्टर द सर्किट विल बी the circuit will be the circuit will be a open circuit, the circuit will be a open circuit, जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट बन जाएगा। यानी ये इंडक्टर क्या करता है, ये ओपन सर्किट इंडक्टर है, ठीक है, ये जो है सर्किट को ओपन करा देगा जब टाइम जीरो रहता है तब, और जब स्विच क्लोज हुआ है तब टाइम जीरो है, ठीक है। तो ये सर्किट क्या करेगा, ये इंडक्टर क्या करेगा, ये इंडक्टर हमारे सर्किट को क्या करेगा, ओपन, ऐसे ओपन सर्किट बना देगा। देखो ये खोल दिया, ओपन सर्किट बना डाला, और जब ओपन सर्किट बना डाला तो कोई सा भी करंट फ्लो होगा क्या बेटा, कोई सा भी करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, इंडक्टर ने ओपन सर्किट बना डाला। इसका मतलब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं I1 की वैल्यू। अब हम I1 कैसे फाइंड करें, जब हमारा स्विच जस्ट क्लोज हुआ है और टाइम जीरो है, ठीक है। तो अब I1 देख लेते हैं। तो बेटा I1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या कहानी बनेगी, ठीक है। I2 वाला नोट कर लियो तो हटा दे, पक्का देख लियो I2 कैसे निकला है। हमारा जो इंडक्टर था वो ओपन सर्किट इंडक्टर बन जाएगा, ठीक। अरे ये इंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इंडक्टर लगा दोगे किसी सर्किट में और टाइम जीरो रखे हो तो जीरो टाइम पे इंडक्टर जो है करंट की वैल्यू को बढ़ने नहीं देता, घटा देता है लगातार, इंडक्टर वैल्यू को घटा देता है। अरे भैया हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि जब सेल से करंट निकालोगे और करंट में कुछ चेंज होगा या जैसा भी होगा, तो इंडक्टर जब टाइम जीरो रहता है तो इंडक्टर क्या करता है, सर्किट को ओपन करा डालता है, सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो होने देता। तो इस सर्किट में करंट जीरो फ्लो हुई इस इंडक्टर की वजह से, ओपन सर्किट बना डालता है, कॉन्सेप्ट है। अब ये I1 के लिए, I2 के लिए तो ओपन सर्किट हो गया इंडक्टर। अब I1 में तो कोई इंडक्टर नहीं है,
तो सीधी बात है यहाँ पर करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसे नोट करो, तो हम जो है जल्दी से देखते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। I2 की वैल्यू निकल गई, समझ में आया। ओपन सर्किट इंडक्टर था बेटा, हटा दिया जाए पक्का। चलो हटाने जा रहा हूं। अब हम देखेंगे I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू अब हम देखेंगे I1 की वैल्यू कि आखिर हम I1 को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले I1 के लिए क्या करोगे, यहां पर हमें दो रजिस्टर दिख रहे हैं 3 ओमेगा 6 ओमेगा, और ये दोनों रजिस्टर कैसे हैं बेटा, ये दोनों रजिस्टर जो है पैरेलल में। पैरेलल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो यहां से I अमाउंट करंट निकली थी, इस सर्किट में I1 गई और इस सर्किट में I2 गई। जब दो सर्किट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जाए तो दोनों सर्किट क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब दोनों रजिस्टर भी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, जब दो सर्किट में दो रजिस्टर दिए गए और दो रजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 कितना है, R1 हमारा है 3 ओमेगा, R2 हमारा कितना है 6 ओमेगा, यहां फिर से R1 3 ओमेगा प्लस R2 6 ओमेगा। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, 3 6 18 और 3 प्लस 6 9, यहां पर क्या हो जाएगा 9 2 यानी यहां पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2 ओमेगा। तो ये दोनों सर्किट मिलकर एक नई सर्किट बनी, ऐसे यहां से ऐसे आए। अब ये यानी एक हमारा ये 2 ओमेगा रजिस्टर बना और इन दोनों का कुछ ऐसे ये 2 ओमेगा का बना। ठीक है, अब इन दोनों सर्किट के देखो, इन दोनों में तो सेम करंट ही भाग रहा है, या फिर सेम नहीं भागा तो क्या दिक्कत है, ये दोनों रजिस्टर आपस में सीरीज में दिख रहे हैं। देखो ये जूम, बीच में कोई वायर डिवाइड नहीं किया है दोनों सर्किट को। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो अब आरएस का क्या वैल्यू हो जाएगा, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, यहां पे क्या हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा, यानी हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 4 ओमेगा। तो बेटा यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहां पर हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 4 ओमेगा। कितना आएगा बेटा 4 ओमेगा, कितना आएगा 4 ओमेगा। ठीक है, तो यहां पर अब अगर हम I1 को निकालना चाहें, ठीक है, तो I1 को हम कैसे निकालेंगे, अगर हमसे कोई कहे I1 को निकालो, खैर I1 को निकालने के लिए इस वाले रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, हमें खाली इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस शायद देखना हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो I1 है, I1 की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी जो हमारा पोटेंशियल है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल है हम उसको लिखेंगे, तो पोटेंशियल हमारा कितना है, पोटेंशियल हमारा है 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4 ओमेगा। बेटा कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा एंगल तिरछा है क्या, ये एंगल तिरछा, बेटा एंगल सही है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ चलो, हाँ तो हम लोग इतना हमने देख लिया। अच्छा बेटा ये जो है ना, ये हमने करंट निकालेंगे I1 के लिए नहीं है, ये हमारा इसके लिए हो जाएगा, ये जो हमारा नेट करंट, जो हमारा सेल से करंट निकल रहा है उसके लिए है। तो इसको निकाल के रखे रहो, काम आएगा, तब I1 निकालते हैं। तो यहां से जो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर हो जाएगी 2.5 एम्पियर। ठीक है, अनजाने में ही निकला, मतलब अगर ध्यान से देखो तो जो हमने ये करंट निकाला है ये सेल से निकली हुई करंट की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला और टोटल पोटेंशियल से डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब सेल से निकली हुई करंट हमने निकाली, जो कि कितनी है बेटा, जो कि निकल रही है 2.5 एम्पियर, जो हमारे सेल की करंट है 2.5 एम्पियर। ये काम आएगा आगे, इसे देखे तो ये काम आएगा आर इक्विवेलेंट वगैरह। खैर हम लोग जो है अपना I1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया है, हमने सेल से निकली करंट कैसे निकाली, टोटल रेजिस्टेंस को ऐड किया और उसको डिवाइड कर दिया टोटल पोटेंशियल से, हमारी नेट करंट निकला। खैर हमें I1 निकालना है तो हम I1 की वैल्यू देखते हैं। नोट कर लो बेटा इसे, I की वैल्यू जो हमने निकाली, पक्का समझ में आ गया है, हटाया जाए पक्का। चलो हाँ, तो हम I1 निकालते हैं पहले अब कि हमारी I1 की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, हम अपने I1 की वैल्यू को निकालते हैं। तो बेटा I1 के लिए क्या करोगे, I1 के लिए हम खाली क्या करेंगे, जो इससे जुड़े रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, यानी इससे जुड़े कौन कौन से रेजिस्टेंसेस हैं, एक ये 3 ओमेगा, एक ये 2 ओमेगा, ये देखो जुम 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 जुम, यहां से जुम 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 जुम, ये कितना है 2 ओमेगा है, और ये कितना है 3 ओमेगा है, और यहां से I1 करंट फ्लो हो रही। तो I1 के लिए क्या करोगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करो और सेल के पोटेंशियल से डिवाइड करो। करंट की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ सेल अपॉन रेजिस्टेंस। तो इससे दो रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है, यानी कि R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पर जो हमारा आर इक्विवेलेंट है I1 करंट के लिए क्या हो जाएगा 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 5 ओमेगा, और पोटेंशियल हमारा सेल का 10 वोल्ट क्या हो जाएगा 10 वोल्ट अपॉन 5 ओमेगा, यानी 5 1 जा 5 2 जा, यानी करंट आया 2 एम्पियर। यानी कि I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी जब हमारा स्विच क्लोज था, ठीक है, जब हमारा स्विच क्लोज था तब हमारे I2 की वैल्यू क्या आई थी, I1 कितना आया, I1 हमारा आ गया 2 एम्पियर, ठीक है, I1 हमारा आया 2 एम्पियर और I2 हमारा आया 0। तो जब स्विच जस्ट क्लोज हुआ, टाइम 0 था, तब जो I1 I2 की वैल्यू आई कितनी आई 2 एम्पियर और 0 एम्पियर। ठीक है, चल भाई अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे, इसे नोट करो बेटा 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो बेटा, 1 2 3 4 पॉज करके नोट कर लो। हो गया नोट, पक्का कर लिए हो नोट बेटा, हो गया भाई, इतना हो गया पक्का, नोट कर लियो। चलो भाई आगे की कहानी को देखते हैं। यहां पर हमने जो है I1 और I2 को निकाल लिया, इसे नोट कर लो, हटाते हैं। अब एक हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे, ठीक है, यहां पर हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग करंट कब निकालेंगे, बी पोर्शन है हमारा। अब हम I1 और I2 को फाइंड करेंगे कब, पोर्शन नंबर बी, कब पता करेंगे भैया, व्हेन स्टडी स्टेट इज अचीव्ड। स्टडी स्टेट इज अचीव्ड का मतलब क्या है कि ऐसे टाइम पे अब हम करंट निकालना चाहते हैं जब हमारा, ऐसे टाइम पे हम करंट निकालना चाहते हैं जब हमारा टाइम इनफाइनाइट पहुंच चुका है। यानी कि जितना करंट बढ़ना था करंट बढ़ चुका है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया है, जो सेल से निकला करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच चुका है। तब कितना होगा I1 और I2 का वैल्यू, उसे पता करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कि हमें क्या करना है, हमें I1 एंड I2 तब पता करना है व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। स्टेडी स्टेट अचीव होने का मतलब मैंने बताया कि जब हमारे सेल से निकला हुआ करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है तब। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हमें I1 और I2 बताना है व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। व्हेन स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, जब हमारा स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है, ठीक, तब हमें बताना है। तो बेटा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 26th लेक्चर में ही पढ़ा था। वहां हमने पढ़ा था कि जब स्टेडी स्टेट आ जाता है किसी भी सर्किट का और सर्किट में इंडक्टर कनेक्टेड है, तो इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर उस सर्किट का शॉर्ट सर्किट करा देता है। इसका मतलब जितनी करंट निकलती है सेल से सारी की सारी करंट फ्लो करा देता है सर्किट के अंदर। हमने निकाला सर्किट में सेल से निकला हुआ करंट कितना है 2.5 एम्पियर, तो सारा का सारा 2.5 एम्पियर करंट ये पूरे सर्किट में फ्लो करा देगा। हालांकि ये करंट बट के निकलेगा, कुछ ये 2.5 एम्पियर का कुछ हिस्सा इस वाले सर्किट में चला जाएगा, कुछ हिस्सा इस वाले सर्किट में चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों सर्किट को पहले बनाओ। ठीक है, पहले इस सर्किट को बनाते हैं। जुम 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 जुम, यहां से निकला ये जो इंडक्टर था ना। अब ये इंडक्टर क्या करेगा पता है, ये इंडक्टर जो है वायर में सारा करंट फ्लो करा देगा। तो जो इंडक्टर ऐसे देख रहे हो ऐसे, अब ये इंडक्टर क्या कर देगा, ये इंडक्टर शॉर्ट सर्किट करा देगा हमारे वायर का। ठीक है, फिर बोल सकते हो ये है एक शॉर्ट सर्किट इंडक्टर। यानी जब हमें स्टेडी स्टेट पे I1 I2 पूछेगा तो समझ जाओ इंडक्टर ने शॉर्ट सर्किट करा दिया है वायर का। यहां पर ये इंडक्टर क्या करा देगा, शॉर्ट सर्किट। यानी यहां पर एक मोटी सी एक और वायर बनाओ और सारी की सारी करंट इसने जो है फ्लो करा दी है, सारी की सारी इसने करंट फ्लो करा दी है इस पूरे सर्किट में। ठीक है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पर ये एक शॉर्ट सर्किट कंडक्टर इंडक्टर की तरह काम करेगा। कैसा बेटा, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर। किस तरीके से काम करेगा, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इंडक्टर है ये क्या कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है कि ऑल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी जितनी करंट सेल से निकली सारी की सारी करंट वेस्ट नहीं हुई, सारी की सारी करंट फ्लो कर गई पूरे सर्किट में। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल करंट, यहां क्या लिखोगे, ऑल करंट, यहां लिखोगे ऑल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ऑल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। यानी जितनी की भी करंट थी सारी की सारी करंट, ऑल करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, सारी की सारी करंट सर्किट में फ्लो कर जाएगी। इसी सर्किट में नहीं, होल सर्किट में। ठीक है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्रू द सर्किट। समझ रहे हो, यहां पर जो करंट आई थी वो कितनी थी, यहां पर जो करंट आई थी वो I2 थी, और इस ये जो रजिस्टर की वैल्यू है वो 6 ओमेगा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम निकालेंगे I2 और I1 वगैरह की वैल्यू, तो इतनी आसान नहीं है। एक यहां पर हमको ट्रिक लगाना पड़ेगा। ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा, देखो सेल से कितना करंट निकला है, 2.5 एम्पीयर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब इसमें कुछ I1 गया होगा, इसमें कुछ I2 गया होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इन दोनों सर्किट के रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो इन दोनों सर्किट का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा उस सर्किट के लिए करंट की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं क्या कहानी बनती है। समझोगे, सुनो, देखो ये सर्किट आपस में पैरेलल में दिख रहे हैं, बिल्कुल भैया। देखो टुर टुर टुर, यहाँ पे यहां पर ये कितना है, यहां पर ये हमारा है 3 ओमेगा और ये वाली हमारी है 6 ओमेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो दोनों सर्किट दिख रहे हैं ये आपस में पैरेलल दिख रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमें कोई निकालने को बोले तो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी यहां पर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 हमारा है 3 ओमेगा, R2 हमारा है 6 ओमेगा। फिर से वही R1 3 R2 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 18 अपॉन 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और 9 2 ये 9 से 18 2 टाइम कट जाएगा। यानी यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 ओमेगा। यानी ये दोनों सर्किट जो पैरेलल में थे, इन दोनों सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 ओमेगा आएगा। यानी इन दोनों सर्किट को चपटा दो ऐसे, इन दोनों सर्किट को जब चिपटाया तो इन दोनों सर्किट के कॉम्बिनेशन से एक नई सर्किट बनी और उस सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा 2 ओमेगा। ऐसे जुम 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 जुम, ये क्या हो गया, 2 ओमेगा। ठीक, हटाया इसे, समझ में आया, 3 ओमेगा 6 ओमेगा की कहानी समझ में आई। नोट कर लो भाई, हटाया जाए ताकि सारा का सारा पार्ट क्लियर रहे आपको। ठीक है, तो हटाया जाए इसे। हाँ, तो देखो जो हमारा नया सर्किट बन करके आया है, जो हमारा नया सर्किट बन करके आएगा उसमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसमें हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा। उसमें हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी 2 ओमेगा। कितनी आएगी, 2 ओमेगा। और इसमें करंट कितना भागेगा, ये भी एक ट्विस्ट है। अब देखो ये जो सेल से निकली हुई करंट थी 2.5 एम्पीयर थी, अब ये दोनों सर्किट चपट के एक हो गए। यानी जो 2.5 एम्पीयर यहां से ऐसे आएगी वही इसमें भी जंप करेगी। भाई ये दोनों सर्किट चपट गए, एक बन गया। यानी जो करंट सेल में निकला है वही करंट यहां पे निकलेगा। यानी जो करंट है इसमें वो कितना फ्लो कराएंगे हम, 2 एम्पीयर। कितनी करंट फ्लो कराएंगे, 2 एम्पीयर इस सर्किट में। अब अगर इस सर्किट के लिए हम पोटेंशियल, ठीक है, अगर इस सर्किट के लिए हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं। अगर इस सर्किट के लिए हम पोटेंशियल निकालना चाहे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब भाई करंट की वैल्यू कितनी है, 2.5 एम्पीयर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी 2 ओमेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर निकालना चाहो 2 5 10 2 4 5, यानी यहां पर आ जाएगा 5 वोल्ट। जो हमारी पोटेंशियल है इस सर्किट के लिए 5 वोल्ट आ गई। अब ध्यान से एक और चीज सुनो, इन दोनों सर्किट का जब हमने इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन करके रेजिस्टेंस निकाला तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओमेगा आई, एक नई सर्किट बनी। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सर्किट बनी 2 ओमेगा की। अब ये दोनों सर्किट के रेजिस्टेंसेस आपस में पैरेलल में थे। तो इलेक्ट्रिसिटी और करंट में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था बेटा, वहां हमने ध्यान दिया होगा कि अगर दो रजिस्टर आपस में पैरेलल हैं तो दोनों रजिस्टर के अंदर सेम पोटेंशियल फ्लो करेगा। इसका मतलब अगर इन दोनों सर्किट या फिर इन दोनों रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन में 5 वोल्ट पोटेंशियल फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों इंडिविजुअल रजिस्टर्स का भी पोटेंशियल 5 वोल्ट ही तो होगा। यानी जब दो सर्किट या दो रजिस्टर पैरेलल में हो, सर्किट नहीं, जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये हमने पढ़ा है। अब अगर इन दोनों रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ रहा है तो इन दोनों का भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट ही होगा। यानी 3 ओमेगा वाले का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट और 6 ओमेगा वाले का भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट। इसका मतलब अब हम I1 I2 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि I1 पोटेंशियल करंट, अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो लिखो 5
5 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है इस सर्किट का 3 ओमेगा, तो लिखा 3 ओमेगा, इसको हटा दे, ये हमारा इस सेल के लिए था, कितना आया है 5 वोल्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले रजिस्टर का 5 वोल्ट, तो इन दोनों का भी 5 वोल्ट, क्योंकि दोनों रजिस्टर्स क्या है, दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में हैं, और जब रजिस्टर आपस में पैरेलल में होते हैं तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है। ठीक है, चलो हटा इसे, V इक्वल टू I वगैरह हटा दे पक्का। चलो, तो यहां से I1 की वैल्यू आ गई 5 वोल्ट अपॉन 3 ओमेगा, और हमारे I2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, यहां पर भी 5 वोल्ट, तो यहां पर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस हमारा 6 ओमेगा, तो ये हो गया 6 ओमेगा। तो इस तरीके से हमारा I1 और I2 निकल आया। I1 की वैल्यू 5/3 और I2 की वैल्यू 5/6। क्यों भैया, क्योंकि बोथ द रजिस्टर्स, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं बोथ द रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, ये दोनों, ठीक है, ये वाले, तो बोथ दी कौन कौन से 3 ओमेगा एंड 6 ओमेगा, बोथ दी 3 ओमेगा एंड 6 ओमेगा रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, हेंस दोनों रजिस्टर क्या है, पैरेलल में है। हेंस इसका मतलब क्या है, जब दो रजिस्टर पैरेलल में, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हेंस बोथ विल हैव सेम पोटेंशियल, हेंस बोथ रजिस्टर्स विल हैव, बोथ रजिस्टर्स, जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं, दोनों रजिस्टर्स, बोथ रजिस्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल, बोथ रजिस्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल, दोनों के दोनों रजिस्टर के पास सेम पोटेंशियल होगा, या फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला लाइन, हेंस बोथ द रजिस्टर्स विल हैव सेम पोटेंशियल, पक्का। इसको मैं हटा के फिर से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इसे नोट करो, करंट I1 की वैल्यू 5/3 और I2 की वैल्यू 5/6, इसे नोट करें तो हटाया जाए। एक और नई कहानी जो हमने यहां लिखा है, पता नहीं दिख भी रहा है कि नहीं, तो इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। हटाया जाए भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें, यहां पे हटा दो, यहां से हटाते हैं I1 और I2 को, ऊपर लिख देता हूं मैं इसे। ठीक है, जो हमारे I1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जो हमारे यहां पर हमारे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5/3, और I2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 5/6। तो यहां पे लिख लो, ये मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बोथ दी रजिस्टर्स, ठीक है, दोनों रजिस्टर हमारे कैसे हैं, बोथ दी रजिस्टर्स, जो हमारे 3 ओमेगा और 6 ओमेगा है, ये पैरेलल में है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब हम बता सकते हैं कि बोथ दी रजिस्टर्स, यहां पे लिख लो, बोथ दी रजिस्टर्स, जितने भी हमारे रजिस्टर्स हैं, बोथ दी रजिस्टर्स will have, both the resistors will have same potential difference, will have same potential difference, will have same potential difference। ठीक है, तो दोनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा, सेम ही तो होगा, सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस उनका। तो इस बेस पे हमने 5 वोल्ट इसमें भी भगाया, 5 वोल्ट इसमें भगाया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, इन दोनों रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन 2 ओमेगा आया, अब उसमें 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बना, या अब दोनों रजिस्टर पैरेलल में है तो इन दोनों में भी 5-5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अब इन दोनों में करंट कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 3 ओमेगा अपॉन 5 वोल्ट अपॉन 3 ओमेगा, 5 वोल्ट अपॉन 6 ओमेगा। तो इस तरीके से I1 I2 निकाल आया। और जब हमारा स्विच जस्ट क्लोज हुआ था, जब टाइम 0 था, तब I1 की वैल्यू मुझे याद नहीं मैंने कितनी निकाली थी, I2 की वैल्यू मैंने निकाला होगा, लेकिन देख लेना अभी इससे पहले। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते इसे फटाक से नोट करो, 1 2 3 4 में हटा हूं, नोट करो भाई, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो, हो गया, आ जाओ भाई चलो। तो यहां पर बेटा इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं, इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम डीके ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे कि भाई अगर किसी इंडक्टर में करंट फ्लो कराओगे तो करंट एक समय तक ग्रो होता है, लेकिन एक समय के बाद डीके यानी घटने भी तो लगता है। तो अब भी डीके ऑफ करंट बचा है, उसके बाद हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक और टॉपिक आएगा एसी जनरेटर, इसको कवर करेंगे जब। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को भी शुरू करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आएंगे।